छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में माधव अपनी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चों चिराग और खुशबू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माधव एक लकड़हारा था। वो दिन भर जंगलों में मेहनत करता और लकड़ियां बेचकर जो कमाता उससे सुमित्रा किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी के बावजूद उनके घर में बहुत प्रेम था। दिसंबर का महीना था और इस साल ठंड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आसमान में घने काले बादल छाए थे। अरे सुमित्रा, जरा आकाश की ओर तो देखो। लगता है आज ठंडी बौछारें पड़ने वाली हैं। इस कड़ाके की सर्दी में अगर बारिश शुरू हो गई तो बच्चों का क्या होगा? सचमुच मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ जी, चलो जल्दी से घर चलते हैं। चिराग और खुशबू अकेले हैं। इस भयानक ठंड में वे कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हो। चलो तेजी से चलते हैं। बारिश से पहले घर पहुंच गए तो बच्चे सर्दी से बच जाएंगे। दोनों तेज कदमों से घर की ओर चल पड़े। रास्ते में बर्फीली हवाएं चल रही थीं। अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार ठंडी बारिश शुरू हो गई। हे ऊपर वाले, ये तो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है। जल्दी चलिए। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि टूटी छत से पानी अंदर टपक रहा था। फर्श पर पानी जमा था और बच्चे ठिठुर रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। कब से इस पानी में खड़े हैं? हाय रे मेरे बच्चों, तुम दोनों तो जम गए हो। ये कैसी विपदा आ गई है? सुमित्रा, हर साल मैं सोचता हूँ कि छत ठीक करवा दूंगा, पर पेट भरने के बाद कुछ बचता ही नहीं। अब बातें करने का वक्त नहीं है। पहले इस पानी को बाहर निकालो। देखते नहीं बच्चे कैसे कांप रहे हैं। दोनों ने पानी निकाला और माधव ने कुछ सूखी लकड़ियों से आग जलाया। माँ, भूख लगी है। सुमित्रा ने थोड़े से चावल पकाए। अगली सुबह तक बारिश थमी, पर ठंड और बढ़ गई। घर की दीवारें दरक गई थीं। सुमित्रा, अगर इस छत की मरम्मत नहीं हुई तो अगली बारिश में ये घर गिर जाएगा। तो फिर किसी से कर्ज लेकर मरम्मत करवा लो। आने वाली बारिश से पहले ये जरूरी है। माधव साहूकार पंडित जी के पास गया। पंडित जी, कुछ पैसे दे दीजिए। फसल आने पर सूद समेत लौटा दूंगा। देखो माधव, तुम्हारी हालत खुद खराब है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो लौटाओगे कैसे? नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। माधव ने कई लोगों से मदद मांगी, पर सबने मना कर दिया। वो खाली हाथ लौट आया। क्या हुआ? कुछ नहीं बना, किसी ने मदद नहीं की। जल्दी आओ, घर गिर रहा है। जैसे ही वे बाहर निकले, घर का एक हिस्सा गिर गया। चलिए सोहन भैया के घर चलते हैं। वे आपके बड़े भाई हैं, वे जरूर साथ देंगे। वे ठंड में कांपते हुए सोहन के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अरे माधव, तुम लोग यहाँ कैसे? भैया, घर गिर गया। बच्चे कांप रहे हैं। कुछ दिन के लिए जगह दे दो। देखो माधव, जगह तो दे दूंगा, पर मुफ्त में बोझ उठाना मुझे पसंद नहीं। मतलब ये कि पिताजी ने तुम्हें जो जमीन दी थी वो मेरे नाम करनी होगी और तुम्हारी गाय भी यहीं रहेगी, तभी मैं तुम्हें रख सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए 5-6 हजार लगेंगे। माधव ने अपनी गाय और सुमित्रा के आखिरी गहने बेच दिए और बेटी की जान बचाई। एक दिन जब माधव काम की तलाश में भूखा बैठा रोटी खा रहा था, तभी एक महिला वहां आई। बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? माधव खुद भूखा था, पर उसने अपनी दोनों रोटियां उन्हें दे दी। बेटा, मुझे तुम जैसे सच्चे इंसान की ही तलाश थी। ये लो। उन्होंने सोने की मोहरों वाला थैला दिया। मेरे कोई संतान नहीं है। ये धन तुम्हारे सच्चे दिल का इनाम है। पर अम्मा, आप अकेली कहाँ जाएंगी? चलिए हमारे साथ, हमारे बच्चों को दादी का प्यार मिलेगा। माधव ने उन मोहरों से एक आलीशान पक्का घर बनवाया। जनवरी में फिर भयंकर बर्फीली बारिश हुई। पूरे गांव के कच्चे घर गिरने लगे और बाढ़ जैसे हालात बन गए। सब लोग भागकर माधव के पक्के घर की शरण लेने पहुंचे। उनमें सोहन और पंडित जी भी थे। माधव भाई, हमें माफ कर दो। हमने बुरा किया, पर हमें अंदर आने दो। भैया, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही असली मानवता है। मैंने वही किया जो सही था। ओहो हो, ये तो अनर्थ हो गया। ये तो काल दर्पण तंत्र विद्या है, और ये विद्या कैसे कर सकता है कोई? गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? रेशमा ने खुद उसको काले फूल में परिवर्तित किया। वो उसको क्यों भला उससे बाहर निकालेगी? आप सोचिए ना। बस अब यही तो सोचना है, क्योंकि हमें लगता है रेशमा ने 7 साल किसी ऐसे इंसान से शिक्षा प्राप्त की है जिसने काल दर्पण तंत्र को अच्छे से मन से सीखा हो और फिर उसका दुरुपयोग किया।
और तब मैं इस गांव में आया और मैंने देखा कि पराग कामिनी को बहुत प्रेम करता है। तब मैंने उसको बोला वो रेशमा के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाए और किसी तरह उससे कामिनी की रूह को आज़ाद कराए, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और आज ये आखिरी रात है कामिनी को आज़ाद करने की, क्योंकि आप तो जानती ही हो इस जगह सारी वो शक्तियाँ कैद हैं जो शक्तियाँ शैतानी हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे के अंदर शैतानी शक्तियाँ समा गई थी और वो अपने बेटे के लिए उसी तांत्रिक के पास गया था और उस तांत्रिक ने उसको काले फूल तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उससे वो अमीर आदमी मर जाता और उस तांत्रिक को फूल के अंदर किसी मरे हुए आदमी की रूह मिल जाती। इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं लगा। मैं पराग को ही गलत समझती रही। पराग बेटा, मुझे माफ कर दो। तुमने अपने प्रेम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तुमने सोचा है इस समय वो तांत्रिक के नक्शे कदम पर चल रही है, उसके पास बहुत सारी शक्ति है, उसने तुमको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? दादी, प्रेम के लिए मर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं ना। अब बस कामिनी ठीक हो जाए। कुछ ही देर में रात गहरी हो गई। रात होते ही रेशमा उसी जगह आई। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और झाड़ियों में छुप गए। रेशमा कामिनी बनी फूल के पास आई और बोली, मेरी प्यारी बचपन की सहेली, तुझे एक बात बताने आई हूँ। कल मेरा और पराग का विवाह भी है और तेरी जिंदगी का आखिरी दिन, तो सोचा तुझे तेरी आंखों से दिखा देती हूँ मेरा और पराग का विवाह। तू भी क्या याद रखेगी? आज मैं एक रात की मोहलत लेके आई हूँ अपने तांत्रिक गुरु से। आज रात मैं तुझे अपने घर रखूंगी और तुझे एहसास दिलाऊंगी कि सामने से जो प्यार को खोने का डर होता है वो कैसा होता है। तुझे पता है 7 साल तक मैंने पूरी रात इबादत की है अपने गुरु की, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची। वैसे तुझको एक बात बताऊँ, आज पराग आया था मेरे पास, बोल रहा था कामिनी नहीं चाहती थी कभी हमारा विवाह हो और पराग हमेशा से मुझसे ही प्रेम करता था। उसने तुमसे विवाह करने के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ की क्योंकि तुम गरीब थीं, अकेली 3 औरतें थीं घर में, वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे ही हमेशा से प्रेम करता है तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, परंतु मैं पराग की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करूँगी। वो आज बोल रहा था कितना अच्छा होता अगर आज तुम अपनी आंखों से हमारा विवाह होते देख पाती, तो मैं आज तुमको दिखाऊंगी अपना विवाह होते हुए। रेशमा ने फूल तोड़ लिया। पराग, विमला और ज्ञानी बाबा ने सुकून की सांस ली। फूल लेकर रेशमा घर आ गई। उसने घर के अंदर फूल रख दिया। कामिनी बुरी तरह रो रही थी, परंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी। रेशमा उसको खाट के नीचे रखकर सो गई। उसके सोने के बाद पराग ने कहा, गुरुजी, ये फूल टूटने के बाद भी कामिनी इंसान में क्यों नहीं बदली? क्योंकि अभी इसको एक इंसानी नेक रूह की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी इंसान नहीं बन पाएगी। अरे, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि रेशमा ने उसको अपने हाथों से तोड़ा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई और उसको हाथ लगाता तो जल जाता। परंतु रेशमा की शक्ति बहुत गहरी है, इसके लिए किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना। ओह, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। उसने जैसे ही ज्ञानी बाबा के पास रखी तलवार उठाने की कोशिश की, तभी विमला ने वो तलवार उठाकर अपने पेट के आर पार कर दी। विमला एक रोशनी बनकर गायब हो गई और कामिनी उस फूल से आजाद हो गई। रेशमा उठकर बैठ गई। छल हुआ है मेरे साथ, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं अभी मेरी शक्तियों के बारे में। ज्ञानी बाबा ने अपनी जादुई तलवार उसकी ओर कर दी। उस तलवार में से बिजली निकली और रेशमा की सारी शक्तियां उस तलवार में कैद हो गई। वो कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। पराग, तुम ठीक हो? कामिनी, हमारा प्रेम जीत गया, परंतु दादी को अपनी जान देनी पड़ी। कामिनी,